नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। हमने वनस्पति विज्ञान का पूरा पार्ट समाप्त कर लिया था। हम अब आगे बढ़ते हैं किस पर, जंतु विज्ञान की तरफ। तो ये जो हमारा जंतु विज्ञान है, जंतु विज्ञान से अगर हम एक तरफ से कहें तो ये हमारी पूरी बायोलॉजी का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। वनस्पति विज्ञान की अगर हम बात करें तो अगर इन दोनों में हम कंपैरिजन करते हैं, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान में, तो वनस्पति विज्ञान से हमारा कम से कम मान लीजिए मिनिमम 30% क्वेश्चन अगर पूछे जाते हैं तो टोटल 70% क्वेश्चन हमारे कहाँ से आते हैं, बायोलॉजी के जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान पार्ट से आते हैं। तो अब से आप ये ध्यान रखिएगा कि अब तक आपने जो पढ़ा या नहीं पढ़ा या जो आप पढ़ने वाले हैं उनको भूलकर आप प्राणी विज्ञान यानी जंतु विज्ञान पर विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आपके प्रश्न ज़्यादातर बनते हैं और इसको अगर आप पढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है, अगर आप वनस्पति विज्ञान को इग्नोर भी एक तरफ से वैसे तो इग्नोर आपको नहीं करना चाहिए, ये मेरी सलाह रहेगी। लेकिन अगर फिर भी आप अगर इग्नोर भी करते हैं, आपका बाई चांस किसी कारण बस छूट भी जाता है, तो फिर भी अगर आप जंतु विज्ञान पूरी तरह से अच्छी तरह से तैयार किए हैं तो आपको उम्मीद है कि कोई दिक्कत आगे नहीं होने वाली है, क्योंकि मैक्सिमम आपके ज़्यादातर क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं, बायोलॉजी के जंतु विज्ञान पार्ट से। ठीक है, तो आप जंतु विज्ञान पार्ट को अच्छे से कवर करिएगा और अच्छे से पढ़िएगा। तो चलिए चालू करते हैं क्या, जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान है, इसको हम जूलॉजी या प्राणी विज्ञान भी कहते हैं। तो जंतु विज्ञान होता क्या है, अब तक हमने पढ़ा वनस्पति विज्ञान में क्या पढ़ा कि वनस्पति विज्ञान में वनस्पतियों का अध्ययन किया जाता था, और प्राणी विज्ञान यानी जंतु विज्ञान में क्या होगा, यहाँ पर हम जंतुओं के बारे में अध्ययन करेंगे। तो वहाँ पर हमने क्या किया था, सबसे पहले वनस्पति विज्ञान में वहाँ पर वनस्पतियों के पौधों का क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण किया था। तो यहाँ पर भी सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, सभी जंतुओं का वर्गीकरण यानी उनका एक तरफ से कहते हैं विभाजन कर लेंगे कि कौन कौन सी कैटेगरी में कौन कौन से जंतु या प्राणी आते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन करते हैं। क्या करते हैं, सबसे पहले हम करेंगे क्लासिफिकेशन। चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन। सबसे पहला काम है हमारा क्लासिफिकेशन करना, इसको हम क्या करते हैं, वर्गीकरण। सबसे पहले क्या करेंगे, हम क्लासिफिकेशन करेंगे। ये जो क्या है हमारा वर्गीकरण। अब वर्गीकरण हम करेंगे तो सबसे पहले हम समझते हैं कि समस्त जंतुओं को कितने वर्गों में बांटा गया है, समस्त जंतुओं को कितने वर्गों में बांटा गया है। अगर हम आमतौर पर बात करें तो समस्त जंतुओं को कितने वर्गों में बांटा गया है, समस्त जंतुओं को 10 वर्गों में बांटा गया है या 10 संघों में बांटा गया है, जिनको हम फाइलम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, फाइलम भी कहते हैं। 10 वर्गों में या 10 संघों में बांटा गया है। ठीक है, 10 वर्गों में बांटा गया है। अब बात करते हैं कि ये 10 वर्ग कौन कौन से हैं। इन 10 वर्गों की बात करें तो इन 10 वर्गों में सबसे पहला हमने, जब हम कोशिका के बारे में पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था एक कोश की जीव और बहुकोश की जीवों के बारे में। तो यहाँ पे भी वही चीज़ अप्लाई होगी कि एक कोश की जीवों को सबसे पहले रखा जाएगा, ठीक है, उसके बाद बहुकोश की जीवों को, क्योंकि सबसे पहले धरती पर कौन आए थे, एक कोश की जीव। तो वहीं से हम चालू करते हैं। सबसे पहला हमारा अगर बात करें कौन सा होगा, सबसे पहला हमारा होगा प्रोटोजोआ। कौन होगा, प्रोटोजोआ। ठीक है, सबसे पहला क्या हुआ हमारा, प्रोटोजोआ, इसको प्रोटोजोआ। अब इसके बाद दूसरा हमारा कौन सा आता है, दूसरे वर्ग की अगर हम बात करें तो दूसरा वर्ग कौन है हमारा, पोरीफेरा। ठीक है, क्या होगा दूसरा, पोरीफेरा। क्या होगा, पोरीफेरा, पोरीफेरा। चलिए पोरीफेरा भी हो गया। अब अगर हम इसके बाद की बात करें तीसरे वर्ग की, तो तीसरा वर्ग हमारा क्या आएगा, तीसरा वर्ग है हमारा सिलेंट्रेटा। क्या है, सिलेंट्रेटा, जिसको हम निडेरिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं, निडेरिया भी कहते हैं, सिलेंट्रेटा, सिलेंट्रेटा। चलिए सिलेंट्रेटा भी हो गया, सिलेंट्रेटा भी हो गया। अब क्या है हमारा, अब इसके बाद आता है हमारा तीसरा वर्ग, जिसको हम क्या, चौथा वर्ग, जिसको हम क्या कहते हैं, प्लेटीहेल्मिन्थीस। क्या कहते हैं, प्लेटीहेल्मिन्थीस। चलिए लिख लेते हैं, क्या है हमारा, प्लेटीहेल्मिन्थीस। ठीक है, प्लेटीहेल्मिन्थीस, प्लेटीहेल्मिन्थीस, प्लेटीहेल्मिन्थीस। यहाँ पर आपको अजीब तरह के नाम भी सुनने को मिल सकते हैं, यानी अब इसमें कुछ नाम तो ऐसे होंगे जो आपको लगते होंगे चलिए साधारण है, प्रोटोजोआ के बारे में हमने सुना,
पोरीफेरा थोड़ा बहुत समझ सकते हैं, लेकिन अभी सीलेंट्रेटा, प्लेटीहेलमिन्थेस, इन सब के बारे में थोड़ा सा आपको उच्चारण करने में या पढ़ने में दिक्कत होगी। अगर आप 1-2 बार या 3 बार पढ़ते हैं तो उम्मीद करते हैं थोड़ा थोड़ा करते हुए आपको चीज़ें याद हो जाएंगे। 4 वर्ग हमारा हो गया। अब हम बात करते हैं किसकी, 5वें की। 5वां है हमारा एस्केलमेंथीज। क्या है, एस्केलमेंथीज। चलिए, एस्केलमेंथीज, एस्केलमेंथीज, एस्केलमेंथीज। चलिए, अब इसके बाद हमारा क्या आता है, इसके बाद आएगा हमारा 6वां, जिसको हम क्या कहते हैं, एनिलिडा। क्या कहते हैं, एनिलिडा, एनिलिडा, एनिलिडा हो गया। अब 7वां हमारा क्या आएगा, 7वां को हम कहते हैं आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा क्या कहते हैं, आर्थ्रोपोडा, 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 आर्थ्रोपोडा। अब इसके बाद हमारा 8वां क्या आएगा, 8वां आता है हमारा आर्थ्रोपोडा के बाद कह सकते हैं क्या, मोलस्का, मोलस्का, मोलस्का। और क्या है हमारा, अब इसके बाद आएगा 9वां, जो क्या है, इकाइनोडर्मेटा। क्या है, इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा या हेमिकॉर्डेटा। ठीक है, इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा। अब इसके बाद लास्ट हमारा बचता है क्या, कॉर्डेटा। क्या है, कॉर्डेटा। क्या है, कॉर्डेटा। कॉर्डेटा है, ठीक है, क्या है, कॉर्डेटा। ये हमारे टोटल 10 वर्ग हो गए। कौन कौन से हुए, प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा, प्लेटीहेलमिन्थेस, एस्कीहेलमिन्थेस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा एंड कॉर्डेटा। तो ये जो कॉर्डेटा संघ है, इसी के अंतर्गत हम सारे जो मनुष्य हैं या जो भी जंतु हैं, हम सब किसके अंतर्गत आते हैं, इसके अंतर्गत आते हैं, कॉर्डेटा के अंतर्गत। इसकी चर्चा हम अभी आगे करेंगे। तो क्या हुआ, एक कोशिकीय जीव सबसे पहले हुए, उसके बाद धीरे धीरे बहुकोशिकीय जीवों का निर्माण होता चला गया। तो इसी क्रम में बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे यहाँ कहाँ तक पहुँच गए हम, कॉर्डेटा, यानी हम मनुष्यों की उत्पत्ति तक ये सारी चीज़ें पहुँची और उसी क्रम से इनको क्या किया, धीरे धीरे बांटा गया। अब इसी क्रम को हम पढ़ते हुए, अब इसमें भी आपको 2 तरह के जीव मिलेंगे, एक ऐसे जीव कशेरुकी और कैसे अकशेरुकी। कशेरुकी यानी वर्टेब्रे कैटेगरी की और अकशेरुकी यानी नॉन वर्टेब्रे। कशेरुकी का मतलब जिनमें कशेरुक हो, कशेरुक मतलब जो क्या होती है, हमारी पीछे की बैकबोन होती है, हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, तो वो होती है कशेरुक। जिनमें वो पाई जाएगी वो कैसे होंगे, कशेरुकी जंतु होंगे। जैसे कॉर्डेटा की बात कर लेते हैं, ये सब इसमें क्या है, कशेरुकी जंतु हैं। इनमें क्या पाया जाता है, कशेरुक दंड या बैकबोन पाई जाती है। अकशेरुकी यानी जिनमें बैकबोन ना पाई जाए, जिनमें कशेरुक दंड ना हो, उनको हम क्या कहेंगे, अकशेरुकी जंतु। ठीक है, तो इसके आधार पे भी वर्टिब्रे और नॉन वर्टिब्रे कैटेगरी में भी बांटा गया है। ठीक है, इस पे भी आपके प्रश्न बनते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं, अपने सबसे पहले वर्ग यानी संघ प्रोटोजोआ के बारे में समझते हैं। सबसे पहला हमारा क्या हुआ, संघ प्रोटोजोआ या फाइलम प्रोटोजोआ। इसकी सबसे पहली क्वालिटी, इनका शरीर केवल एक कोशिकीय होता था। हमने बताया शरीर कैसा होगा, एक कोशिकीय भी हो सकता है और बहुकोशिकीय भी होगा। तो जब शरीर एक कोशिकीय है तो सबसे पहला काम इसमें ऊतकों का निर्माण नहीं होगा। दूसरा काम, इसमें अंगों का निर्माण नहीं होगा, न तो ऊतक न तो अंग, यानी ये कैसा है, एक कोशिकीय हुआ। अब प्रचलन पक्षमों या कशाभों द्वारा होता है। सीलिया और फ्लेजला का आपने नाम सुना होगा, ठीक है, या हमने उसके बारे में बताया भी था। तो पक्षमों या कशाभों यानी सीलिया और फ्लेजला के द्वारा इनके गति होती है। इनमें हाथ पैर तो होंगे नहीं, क्योंकि ये एक कोशिकीय हैं और एक कोशिकीय है तो ऊतक का निर्माण नहीं होगा, और जब ऊतक का निर्माण नहीं होगा तो अंगों का भी निर्माण नहीं होगा, और जब अंगों का निर्माण नहीं होगा तो हाथ पैर का निर्माण होना संभव है ही नहीं। तो इसी प्रकार इसमें क्या होगा, प्रचलन किसके द्वारा होगा, पश्चिमों एंड कशाभों के द्वारा, सीलिया एंड फ्लेजला के द्वारा। सीलिया एंड फ्लेजला की संरचना ये देखिए, दिखाई दे रहा है ये बगल में आपको, और ये देखिए
ये जो पीछे है पूंछ की तरह निकला हुआ है, हम इसको कह सकते हैं। तो ये क्या है हमारा सीलिया एंड फ्लेजला। ये सीलिया है और ये क्या है फ्लेजला है। ये फ्लेजला है और ये सीलिया जो साइड साइड में रोए की तरह निकले हुए हैं। इन्हीं के द्वारा क्या करते हैं, गति करते हैं या प्रचलन करते हैं। ये कैसे स्वतंत्र जीवी व परजीवी भी होते हैं। स्वतंत्र जीवी मतलब जो किसी से मतलब न रखें, अपना भोजन खुद वगैरह बनाएं, ऐसा कुछ। और परजीवी मतलब जो दूसरों से भोजन चूसें। ठीक है, ये क्या करते हैं, दूसरों से भोजन भी चूसते हैं, पैरासाइटिक नेचर के भी होते हैं और ये स्वतंत्र जीवी भी होते हैं, दोनों तरह के होते हैं। अब सभी जैविक क्रियाएं एक कोश के शरीर के अंदर होंगी। अब इनमें आपने देखा कि अंग वगैरह है नहीं, ऊतक वगैरह बनते नहीं हैं, एक कोश के जीव हैं, तो जाहिर सी बात है इसमें सारी क्रियाएं क्या होंगी, शरीर के अंदर ही, उसी एक कोशिका के अंदर ही होंगी सारी क्रियाएं। अंग तो है नहीं कि नहीं अलग से इनका परिसंचरण तंत्र हो गया, अलग से इनका उत्सर्जन तंत्र हो गया या अलग से इनका पाचन तंत्र हो गया, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। इसमें क्या होगा, सारी की सारी चाहे वो जनन हो, उत्सर्जन हो, प्रजनन हो, सारी चीजें क्या होंगी, एक कोश के शरीर के अंदर ही होंगी। श्वसन व उत्सर्जन कोशिका की सतह से होता है। श्वसन और उत्सर्जन क्या होगा, कोशिका की सतह से होगा, कैसे, विसरण के द्वारा। विसरण हमने आपको बताया, श्वसन व उत्सर्जन, उत्सर्जन मतलब जो भी इनके अंदर वेस्ट मटेरियल बनेगा उनको क्या करेंगे, स्वतः से विसरित कर देंगे विसरण के द्वारा। विसरण मतलब जल के अणुओं का अधिक क्या हुआ, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति को हम क्या करते हैं, विसरण करते हैं। तो वही आपका श्वसन और उत्सर्जन कोशिका की सतह से होता है, यानी विसरण और प्रासरण, ये दोनों आपके यहाँ पर काम करेंगे। अब इनके उदाहरण की बात करें हम तो अमीबा और पैरामीशियम। अमीबा आप बचपन से सुनते आ रहे हैं। पैरामीशियम, पैरामीशियम क्या है, जो चप्पल के आकार का होता है। देख रहे हैं ये कैसा है, चप्पल के आकार का है, चप्पल के आकार का है, इसको हम चप्पल कृमि भी कहते हैं। तो ये क्या है हमारा अमीबा और पैरामीशियम, ये सब इसके उदाहरण होते हैं। ये रहा हमारा अमीबा, देख पा रहे हैं आप, अमीबा है। अमीबा कैसे भी आप आकृति बना दी, सब अमीबा हो गया, ये किसी भी आकृति को ग्रहण कर सकते हैं। अब देखिए ये क्या है हमारा पैरामीशियम हो गया, चप्पल कृमि। आगे यूग्लिना, ये देख रहे हैं यूग्लिना, ये सीलिया है, ये फ्लेजला है, पीछे पूंछ देख रहे हैं, ये फ्लेजला है। ये है हमारा यूग्लिना। ट्रिपेनोसोमा, जिससे नींद की बीमारी वगैरह होती है प्रोटोजोआ के कारण। ये आगे आपको जब हम ह्यूमन डिजीज पढ़ाएंगे तो वहाँ पर हम आपको इस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये सब क्या होंगे हमारे, ये सब हो गए प्रोटोजोआ कैटेगरी के। आगे चलते हैं, आगे क्या है, संघ पोरीफेरा। पोरीफेरा, यहाँ पर जो पोरी शब्द है इसी से इसका नाम क्या निकल रहा है, इसमें क्या होंगे, पोर्स होंगे, इसीलिए इनको क्या कहते हैं, पोरीफेरा। यहाँ पर हमने दिखाया भी होगा, यहाँ पर क्या होते हैं, असंख्य छिद्र होते हैं, या असंख्य कह सकते हैं इनफाइनाइट पोर्स होते हैं, यानी इनफाइनाइट का मतलब बहुत सारे पोर्स होते हैं। ठीक है, इन पोर्स को हम क्या कहते हैं, इन पोर्स को हम ऑस्टिया कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑस्टिया। ठीक है, इन पोर्स को हम क्या कहते हैं, ऑस्टिया कहते हैं। सभी जंतु इसमें क्या होते हैं, खारे जल में पाए जाते हैं, यानी जितने भी जंतु हैं सब मरीन वाटर या सलाइन वाटर में पाए जाएंगे, यानी कुल मिला के कह सकते हैं समुद्री जल में पाए जाते हैं। ये बहुकोशिकीय जंतु हैं, परंतु ऊतकों का निर्माण नहीं होता। हमने एक चीज पढ़ी थी, जो जंतु बहुकोशिकीय होंगे उन्हीं में ऊतकों का निर्माण होगा, जो जंतु बहुकोशिकीय होंगे उन्हीं में ऊतकों का निर्माण होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, जंतु बहुकोशिकीय तो है लेकिन इनमें क्या हो रहा है, ऊतकों का निर्माण नहीं हो रहा है, ऊतकों का निर्माण नहीं हो रहा है, यानी प्रॉपर अंग डेवलप नहीं कर पाएंगे। दो चीजें हमने पढ़ ली, ये किस में पाए जाएंगे, खारे जल में, समुद्री पानी में कह सकते हैं, बहुकोशिकीय जंतु हैं परंतु इनमें ऊतकों का निर्माण नहीं हो रहा है। शरीर पर असंख्य छिद्र होते हैं, इनके शरीर पर छोटे छोटे अगर आप देखेंगे बहुत सारे छिद्र होते हैं, और इन्हीं छिद्रों को क्या कहते हैं, ऑस्टिया। अब इन्हीं छिद्रों, अब इनके शरीर पे हमने देखा बहुत सारे छिद्र पाए जा रहे हैं। अब ये कैसे क्या करेंगे, जल वाली जगहों में रहेंगे, देखा हमने समुद्री पानी में रह रहे हैं तो ये जल का अवशोषण करते हैं। ठीक है, तो जब हमने फोम ये देखा हुआ क्या कहते हैं, जिसको सोख्तांग कहते हैं। ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, जल का, उसमें बहुत सारे छोटे छोटे छिद्र होते हैं, वो क्या करता है, जल का अवशोषण कर लेता है, फूल जाता है। ठीक है, तो कैसा है, उसको हम क्या कहते हैं, स्पंज कहते हैं। तो इनके जो कैटेगरी है उनको भी कहीं ना कहीं हम क्या कहते हैं, स्पंज ही कहते हैं। ठीक है, इनकी जल अवशोषण क्षमता के कारण कह लें, या इनमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, इस कारण इनको हम स्पंज भी कहते हैं। शरीर में एक गुहा पाई जाती है जिसे स्पंज गुहा कहते हैं। आ गया नाम, क्या कहते हैं, स्पंज गुहा कहते हैं। ठीक है, लिख लिया हमने, स्पंज गुहा कहते हैं। इनके उदाहरण की बात करें, साइकन, मायोनिया, और भी उदाहरण है, बैरेल स्पंज, येलो ट्यूब स्पंज, लेवेंडर रूप स्पंज, जितने भी स्पंज है सब किसके होंगे, पोरीफेरा कैटेगरी के होंगे। जिनमें पोर्स होगा वो क्या होंगे, हमारे संघ पोरीफेरा के जंतु। क्या है, लेवेंडर रूप स्पंज। अब देखिए लेवेंडर है, ये इस रूप में है, इसमें क्या होंगे, बहुत सारे छोटे छोटे छिद्र होंगे। ये देखिए ये भी उसी रूप में है, येलो ट्यूब स्पंज, बैरेल स्पंज, यानी जितने भी स्पंज है सब पोरीफेरा कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं।
अगला है हमारा संघ निडीरिया। निडीरिया जिसको हम सिलेंट्रेटा भी कहते हैं, ठीक है, निडीरिया या सिलेंट्रेटा। प्राणी जलीय द्विस्तरीय होते हैं। प्राणी जलीय होते हैं और कैसे होते हैं, उनमें 2 स्तर पाया जाता है, ठीक है। मुख के चारों ओर धागे के समान संरचनाएं पाई जाती हैं। मुख के चारों ओर क्या होंगे, धागे के समान संरचनाएं पाई जाएंगी। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जैसे ये और यहाँ पर ये क्या है, इनमें धागे की समान संरचनाएं पाई जाती हैं। इनका भी कोई उपयोग होता होगा, जी हाँ बिल्कुल, इनका उपयोग होता है भोजन को पकड़ने में। ये जो धागे की समान संरचनाएं हैं इनको भोजन को पकड़ने में सहायता करती हैं और इसी के द्वारा वो अपना भोजन कर पाते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, ये चल फिर नहीं पाते हैं, ये भी याद रखिएगा, ये क्या करते हैं, चल फिर नहीं पाएंगे। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है कि इसमें होती है कि कह लें इनमें रक्त नहीं होता। क्या नहीं होता, इनमें रक्त नहीं होता है, ठीक है, इनमें रक्त नहीं होता है। अब रक्त नहीं होगा तो आपको लगता है कि इनमें परिसंचरण तंत्र होना चाहिए। जब रक्त है इनमें तो परिसंचरण तंत्र का कोई काम होगा नहीं होगा भैया, इसमें क्या है, रक्त है ही नहीं, तो रक्त नहीं है तो इनमें परिसंचरण तंत्र का कोई काम होगा ही नहीं, ठीक है। एक तरफ से कह लीजिए एकदम नल है, इनमें रक्त नहीं होता है, इनमें परिसंचरण तंत्र भी नहीं होगा, उत्सर्जन तंत्र भी नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें क्या क्या आएंगे हमारे, हाइड्रा, जेलीफिश, कोरल, सी एनिमोन्स, मूंगा वगैरह, ठीक है, हाइड्रा, जेलीफिश और मूंगा वगैरह। अब इसमें अगर हाइड्रा, ठीक है, हाइड्रा, जेलीफिश एंड मूंगा। जेलीफिश की बात करें तो जेलीफिश को एक और संघ है जिसका नाम है टेनोफोरा, उसमें रखा गया है, ठीक है। तो उसकी कुछ क्वालिटी अलग है, इस कारण खैर उसकी चर्चा हम नहीं करेंगे, वो हमारे सिलेबस के लिए नहीं है। आगे चलते हैं। संघ प्लेटीहेल्मिन्थीस। प्लेटीहेल्मिन्थीस इसकी सबसे पहली क्वालिटी, यह 3 स्तरीय शरीर परंतु देहगुहा नहीं होती है, ठीक है। 3 स्तरीय शरीर होता है परंतु इसमें क्या होती है, देहगुहा नहीं होती है, जिसको हम कहते हैं बॉडी कैविटी, वो क्या होती है, इसमें नहीं पाई जाती है। शरीर कैसा होता है, शरीर चपटा होता है, शरीर चपटा होता है, इसको हम क्या कहते हैं, चपटे कृमि भी कहते हैं, ठीक है, चपटे कृमि भी कहते हैं। इनका शरीर कैसा होता है, चपटा, इसी क्वालिटी के कारण इनको क्या कहते हैं, चपटे कृमि कहते हैं। पाचन तंत्र विकसित नहीं होता है। पाचन तंत्र क्या होता है, विकसित नहीं होता है। होते ये भी बहुकोशिकीय हैं, एक कोशिकीय नहीं होंगे, ये भी बहुकोशिकीय होंगे, लेकिन इनमें पाचन तंत्र का विकास नहीं हो पाता है। कैसे जंतु होंगे, उभयलिंगी जंतु होंगे। उभयलिंगी जंतु मतलब एक ही जंतु पर नर और मादा दोनों के लिंग पाए जाएंगे, ठीक है, एक ही जंतु पर नर और मादा दोनों के लिंग पाए जाएंगे। जैसे ये कोई जंतु है, इस पर नर और मादा दोनों के लिंग पाए जाएंगे, ठीक है, तो क्या होंगे, उभयलिंगी प्रकृति के होंगे। कंकाल, श्वसन अंग, परिवहन तंत्र आदि नहीं होता है। कंकाल, श्वसन अंग, परिवहन तंत्र इत्यादि नहीं होता है। आपको यहाँ पर कहीं कंकाल वगैरह दिखाई दे रहा है, ऐसा लग रहा है कि इसमें कंकाल वगैरह होगा, नहीं होगा। तो इनकी उदाहरण की बात करें हम तो फीता कृमि, प्लेनेरिया, ये सब क्या है, इसके उदाहरण हैं। जैसे फ्लैटवर्म्स, चपटे कृमि, मोनोजेनियन, टेपवर्म्स जिनको हम फीता कृमि भी कहते हैं, फ्लूक, ठीक है, ये क्या है हमारा, फ्लूक। तो ये सब क्या है, फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीस के उदाहरण हैं। इनकी अगर सबसे मोस्ट क्या कर सकते हैं, अगर इनकी सबसे खास क्वालिटी देखें तो यही है कि इनका शरीर कैसा होता है, चपटा होता है, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। जितने चपटे कृमि हैं उनको हम क्या कहते हैं, प्लेटीहेल्मिन्थीस। आगे एस्केलमेंथीस, ठीक है, क्या है, एस्केलमेंथीस। ये कैसे होते हैं, लंबे बेलनाकार अखंडित कृमि होते हैं। कैसे, लंबे बेलनाकार अखंडित कृमि। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, क्या है ये, लंबे हैं और कैसे हैं, बेलन के आकार के, लेकिन इनका शरीर क्या है, खंडित नहीं है। आगे आप देखेंगे शरीर क्या हो जाएगा, खंडित हो जाएगा, शरीर विभाजित होगा। लेकिन इसमें क्या है, ये लंबे हैं, बेलनाकार हैं, लेकिन इनका शरीर कैसा है, अखंडित है, या बीच बीच में खंड या विभाजन नहीं हुआ है। आहार नाल स्पष्ट नहीं होती, जिसमें मुख तथा गुदा स्पष्ट होती है, सॉरी, आहार नाल स्पष्ट होती है जिसमें मुख तथा गुदा दोनों होते हैं। अब देखिए इनकी आहार नाल क्या होती है, स्पष्ट होती है, यानी इनमें कह सकते हैं एक तरफ से आहार नाल, ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ये क्या हो जाएगा, इनमें पाया जाएगा। और जब आहार नाल होगा तो खाते भी होंगे और निकालते भी होंगे, दोनों काम इनमें होता होगा, ठीक है। तो इसमें आहार नाल पाया जाएगा, इनमें मुख भी होगा और इनकी गुदा भी होगी, ठीक है। परिवहन अंग तथा श्वसन अंग नहीं होते हैं तथा तंत्रिका तंत्र विकसित नहीं होता है, ठीक है। एक लिंगी होते हैं, ये कैसे होते हैं, एक लिंगी होते हैं, ठीक है। क्या होगा, ये एक लिंगी होते हैं, यानी एक
कह सकते हैं एक जंतु में एक लिंग होगा, यानी एक नर होगा एक मादा होगा, दोनों अलग अलग होंगे। अभी हमने क्या देखा जस्ट इसके पहले, प्लेटीहेल्मिन्थीज में उभयलिंगी होते हैं, नर और मादा क्या दोनों के लिंग एक ही जंतु पर उपस्थित होते थे, लेकिन स्केलमेंथीज में ऐसा नहीं होगा। ये आकृति में कैसे होते हैं, गोल होते हैं, ठीक है, ये आकृति में गोल होते हैं, जैसे गोल कृमि, एस्केरिस, वुचरेरिया, थ्रेडवार्म, ये सब क्या इसके उदाहरण है। इनको हम क्या कहते हैं, आकृति में गोल होने के कारण गोल कृमि, पीछे क्या था वो चपटे थे इसलिए उनको चपटे कृमि कहते हैं, दोनों याद रखिएगा। स्केलमेंथीज यानी गोल कृमि, गोल होते हैं आकार में, पीछे क्या था चपटे होते हैं इसलिए उनको चपटे कृमि कहते हैं। और सबसे पहला प्रोटोजोआ चप्पल कृमि, दोनों था, वो चप्पल के आकार का था, तो आकार के आधार पर इनका नाम रख दिए हम। देख लीजिए क्या क्या है, ये देख सकते हैं हम, लोआ लोआ, एस्केरिस, ल्यूम्ब्रिक्वाइड्स, वुचरेरिया बेनक्रॉफ्टाई, ये आप देख पा रहे होंगे, वुचरेरिया बेनक्रॉफ्टाई, और पेनवार्म, थ्रेडवार्म इत्यादि इसके उदाहरण होते हैं, एस्केरिस वगैरह। चलिए आगे है संघ एनिलिडा। एनिलिडा की अगर हम बात करें तो कैसा होता है, शरीर लंबा पतला द्विपार्श्विक व खंडों में बटा हुआ आता है। अभी पीछे जस्ट आपने देखा कि शरीर क्या था, अखंडित था, खंडों में बटा हुआ नहीं था, लेकिन ये क्या है, शरीर इनका खंडित होगा, कैसा होगा, खंडित होगा और खंडों में बटा हुआ होगा। प्रचलन काइटिन से बनी सीटी द्वारा होता है, कैसे होगा, काइटिन से बनी सीटी द्वारा होता है। आहार नाल पूर्णतः विकसित होता है, इनमें आहार नाल क्या होगा, पूर्णतः विकसित होगा। श्वसन प्रायः त्वचा से होता है, कुछ जंतुओं में क्लोम से भी होता है। श्वसन कैसे होगा इनका, इनको श्वसन होगा त्वचा के द्वारा। अब देखिए श्वसन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले क्या था, सबसे पहले इसी तरह धीरे धीरे श्वसन के थ्रू सॉरी जो हमारी एक सबसे पहले प्रोटोजोआ था उसमें एक कोशिका श्वसन होता था, एक कोशिका से श्वसन होता था। ऐसे धीरे धीरे जब बहुकोशिका में कन्वर्ट होते गया, ये क्या जंतु जब बढ़ते गए बहुकोशिकीय होते गए, ऊतकों का निर्माण हुआ, उसको से अंगों का निर्माण होगा। तो कहीं ना कहीं क्या होता है, जब अंगों का पूर्णतः निर्माण नहीं हो रहा है तो वहाँ पर क्या होगा, श्वसन किसके द्वारा होगा, त्वचा के द्वारा होगा। आगे चलकर गिल्स वगैरह, ट्रैकिया वगैरह बनेंगे, ठीक है। उसी के बाद क्या होगा, लंग्स का निर्माण होगा। जैसे हम मनुष्यों में आते आते कॉर्डेटा वर्ग में क्या होता है, लंग्स का निर्माण पूर्णतः हो जाता है, ठीक है। तो श्वसन प्रायः त्वचा से होता है, हो गया। उत्सर्जी अंग वृक्क के रूप में होते हैं। उत्सर्जी अंग इनमें वृक्क यानी किडनी क्या हो गए, विकसित हो गई है। एक लिंगी व उभयलिंगी दोनों होंगे, एक लिंगी और उभयलिंगी दोनों प्रकृति के होते हैं। जैसे केचुआ वगैरह हो गया, जोंक हो गया, जोंक आपने देखा होगा गाँव में, ठीक है। जब भैंस या गाय वगैरह जब तालाब में जाती थी नहाने तो क्या होता था, जो क्या चिपक जाती थी, बहुत सारा खून पी लेती थी, उनके ऊपर नमक डालिए फट जाती थी, यही है, ठीक है। तो क्या है, जोंक वगैरह हो गया, केचुआ वगैरह हो गया। नेरिस अर्थवर्म देखिए, ये हमारा केचुआ दिखाई दे रहा है। आगे चलते हैं, आगे आर्थ्रोपोडा की बारी। आर्थ्रोपोडा में क्या हुआ, आर्थ्रोपोडा समझ लीजिए एक तरफ से विकसित हो गए, काफ़ी विकसित हो गए। इसमें क्या हुआ, सिर, वक्ष तथा उदर तीनों चीज़ें स्पष्ट होने लगी। सिर, वक्ष तथा उदर यानी पेट तक पूरा भाग क्या हुआ, स्पष्ट होने लगा। ये देख सकते हैं आप, कहाँ गया, देखिए ये सिर है, ये वक्ष है और ये क्या है, उदर है। तीनों चीज़ें आपकी स्पष्ट होने लगी। किसमें, आर्थ्रोपोडा में। अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे विकास हो रहा है, एक तरफ से कह सकते हैं। तो आर्थ्रोपोडा में क्या हुआ, धीरे धीरे सिर, वक्ष तथा उदर तीनों विकसित होने लगे। इनके पाद संधि युक्त होते हैं। एक बात आपको और बता दें, यहाँ पर ये जो सबका शब्द आर्थ्रो लिखा है, आर्थ्रोस का मतलब होता है ज्वाइंट, ठीक है। क्या होता है, लिख लेते हैं, आर्थ्रोस का मतलब होता है ज्वाइंट, ठीक है। क्या होता है, ज्वाइंट। और पोडा का मतलब होता है लेग, ठीक है। इनकी कैसे होंगे पैर, ज्वाइंट होंगे, यानी ज्वाइंट लेग होते हैं। इनमें क्या होगा, ज्वाइंट लेग होते होंगे, सॉरी हाँ, ज्वाइंट लोग लेग या कह सकते हैं पाद कैसे होते हैं, संधि युक्त होते हैं। रुधिर परिसंचारी तंत्र कैसा होता है, खुले प्रकार का होता है। इनमें जो ये सर्कुलेटरी सिस्टम होता है या ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, कैसा होता है, ये खुले प्रकार का होता है, ठीक है। ये आप इसको देख सकते हैं, जैसे कॉकरोच को अगर आप पकड़ेंगे तो उसको आप देख सकते हैं, उसके बाहर में रुधिर संचारी तंत्र आपको पूर्णतः दिखाई देगा। ट्रैकिया, गिल्स, बुक, लंग्स आदि श्वसन अंग होते हैं, ठीक है। ट्रैकिया, गिल्स, बुक, लंग्स। अब क्या हमने बताया आपको, धीरे धीरे क्या हो रहा है, अभी अंगों का विकास हो रहा है, पूर्णतः विकास हुआ नहीं है। यानी टोटल अभी क्या कह सकते हैं, कुछ में बुक लंग्स वगैरह हैं, गिल्स हैं, इसी तरह धीरे धीरे विकास होगा। प्रायः एक लिंगी व निषेचन शरीर के अंदर होता है। ये कैसे होते हैं, एक लिंगी होते हैं और निषेचन इनके शरीर के अंदर ही होता है, निषेचन शरीर से बाहर नहीं होता है, ठीक है। और
इसको आर्थ्रोपोडा के बारे में एक सबसे खास चीज़, ये पूरे प्राणी जगत का सबसे बड़ा फाइलम है, सबसे बड़ा संघ है या सबसे बड़ा वर्ग है। किसका कह सकते हैं? सबसे बड़ा वर्ग है। क्या है? सबसे बड़ा वर्ग है। ठीक है, सबसे बड़ा वर्ग है कौन? आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा वर्ग होता है। ये आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चन सबसे प्राय पूछता है। ये सबसे बड़ा वर्ग पूरे प्राणी जगत का कौन है? आर्थ्रोपोडा है। अब इसके अंतर्गत आता कौन कौन है? केकड़ा, तिलचट्टा, खटमल, इंसेक्ट्स या कीड़े वगैरह जितने भी आते हैं ये सब इसी में आएंगे, आप देख सकते हैं। ठीक है, ये जितने भी इंसेक्ट्स, तितली वगैरह हो गई और कॉकरोच वगैरह जो भी आप देख पा रहे हैं, ये सब किस में है? ये सब आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत ही आती हैं। आपने गोया देखा होगा घर में, ठीक है, तो वो भी किसके अंतर्गत आता हुआ? इसी के अंतर्गत आता है, फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत। ठीक है, याद रखिएगा इसको। तो ये था हमारा फाइलम आर्थ्रोपोडा। अब नहीं है कुछ, तो यहाँ तक हमने आर्थ्रोपोडा तक पढ़ लिया है। अब कल हम क्या पढ़ेंगे? कल पढ़ेंगे हम इसके आगे की बचे हुए 3 के बारे में। कौन कौन से? मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा एंड कॉर्डेटा। कॉर्डेटा के अंदर सरीसृप वगैरह, फिशेस वगैरह, पक्षी वगैरह और जो बचे हुए जंतु हैं, इन सब के बारे में हम डिटेल में अध्ययन करेंगे। और उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे कहाँ पर? मनुष्य के सारी चीज़ों के बारे में, चाहे उनका संचारी तंत्र हो या उनका डाइजेस्टिव सिस्टम हो, इन सब चीज़ों के बारे में हम बढ़िया से अध्ययन करेंगे। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।